दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एथलेटिक्स और फुटबॉल से रिलेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो देखते हैं कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह आज की प्रश्नोत्तरी वो कैसे लगी आपको, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहे। और दोस्तों, प्रतिदिन की सुबह जो अपनी 8 बजे क्लासेज होती है वो 2 दिन किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, लेकिन कल अपनी फिर सुबह 8 बजे क्लास होगी और वो होगी टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, तो आप उसे लेना ना भूलें। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न रहेगा अपना, और पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों आज का, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट बताना है। और दोस्तों, यहाँ की आपको मैं बता दूँ कि आने वाला फुटबॉल फीफा विश्व कप वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इससे रिलेटेड अपन फुटबॉल से संबंधित प्रश्नोत्तरी और एथलेटिक्स से संबंधित प्रश्नोत्तरी अपन ने शामिल की है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1904 यानी 1904 के अंदर फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1904 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन हुआ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आज की प्रश्नोत्तरी के बारे में भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें कि आपकी प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और आपने कितना स्कोर अचीव किया, वो भी बता दे। और प्रतिदिन की जो सुबह 8 बजे अपनी जो क्लासेज चलती वो कल अपनी क्लासेज फिर से जारी रहेगी, यानी कल अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। इससे पहले दोस्तों, आपने प्रश्न नंबर 1 में बताया था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन जो 1904 में हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे बताना है भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, और आपने इसका सही आंसर सोच भी लिया होगा। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1937 में भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन हुआ। 1937 भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन हुआ। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। और दोस्तों, अक्सर रिलेटेड एक प्रश्न प्रतियोगिता से रिलेटेड पूछा भी जाता है कि कौन सा खेल कौन सी प्रतियोगिता कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपको डूरंड कप किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता, ये आपको ध्यान रखनी है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो चले दोस्तों, आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे और आपने आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, डूरंड कप का आयोजन कब प्रारंभ हुआ, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा भी जा चुका है पहले एक बार। डूरंड कप का आयोजन कब प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डूरंड कप का आयोजन कब प्रारंभ हुआ और डूरंड कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डूरंड कप का आयोजन कब प्रारंभ हुआ, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4, 1877 में डूरंड कप का आयोजन हुआ, प्रारंभ हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। डूरंड कप का आयोजन प्रारंभ 1877 में हुआ फर्स्ट बार, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, और दोस्तों ज़रूर मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन की सुबह जो अपनी क्लासेस चलती है 8 बजे, वो कल अपनी क्लास फिर से जारी रहेगी और कल अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता से रिलेटेड, वो भी आप देखना ना भूलें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 या 2 प्रश्न उससे रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। फुटबॉल विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा,
दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों अमेरिका, दोहा, ब्रिटेन और कनाडा। तो इनमें से किस में किया जाएगा ये आपको बताना है। अमेरिका, दोहा, ब्रिटेन और कनाडा, 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोहा, कतर के अंदर फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। दोहा, कतर, ये आपको ध्यान रखना है। दोहा, कतर के अंदर फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 अपना रहेगा, किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है? ये आपको बताना है। किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए स्पॉन्सर के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है? ये आपको बताना है। तो किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर के लिए चुना गया है? तो यह आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बायजूस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 7। और दोस्तों आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें, ताकि आपकी तैयारी का भी पता चलता रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली प्रश्नोत्तरी में अपन कौन से टॉपिक को शामिल करें, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ओलंपिक में फुटबॉल को कब शामिल किया गया? ये आपको बताना है कि ओलंपिक के अंदर फुटबॉल को कब शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ओलंपिक के अंदर फुटबॉल को कब शामिल किया गया ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ओलंपिक के अंदर फुटबॉल को प्रथम बार कब शामिल किया गया? तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1908 के लंदन ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा ओलंपिक है? तो लंदन ओलंपिक रहेगा। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो लंदन ओलंपिक 1908 के अंदर फुटबॉल को पहली बार शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 7 का 1908। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? ये आपको बताना है। विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, यानी वर्ल्ड की फर्स्ट फुटबॉल प्रतियोगिता चैंपियनशिप कौन सी रहेगी वो आपको बताना है। और वेरी इम्पोर्टेंट और आसान नहीं रहेगा ऐसे प्रश्न याद करना। तो अगर आप ऐसे प्रश्न भी याद करना चाहते तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर जाकर आप प्रत्येक क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि जो भी आपको दिख रही है फीफा, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है। FA कप ये भी फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, और यूरो कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका मतलब चारों ही फुटबॉल से रिलेटेड है। लेकिन विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों FA कप विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों FA कप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं कौन सी है ये आपको बताना है। फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिताएं कौन सी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में आप सुझाव देते रहे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहे। अगर प्रतिदिन की अपनी क्लासेज आपको बहुत पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करते रहे, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का फ़ायदा सभी को प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9, फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं कौन सी है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सुब्रतो कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है, यूरो कप फुटबॉल से रिलेटेड और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के मैदान का माप कितना होता है, यह आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का मैदान का जो माप होता है वो कितना होता है। यानी यहाँ पे जो आदर्श फुटबॉल का माप पूछा गया है, आदर्श फुटबॉल के ग्राउंड का माप कितना होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि फुटबॉल का जो माप होता है वो 110 से लेकर 130 गज या यार्ड होता है लंबाई के अंदर, और चौड़ाई में 50 से 100 गज होता है। लेकिन यहाँ पे जो आदर्श फुटबॉल का ग्राउंड का माप पूछा गया है वो कितना होता है, यहाँ पे जो वो बताना आपको। प्रश्न नंबर 10 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 120 × 80 गज। प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 120 × 80 गज आदर्श फुटबॉल ग्राउंड का माप होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 120 × 80 गज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देंगे दोस्तों, और ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों का भी उत्तर देते रहिए, और अब तक आपने 10 प्रश्नों में से कितना स्कोर अचीव किया वो भी आप ज़रूर बताते रहे, ताकि आपका प्रत्येक 10 प्रश्नों पे अपना लेवल भी चेक किया जा सके कि आपने प्रत्येक 10 प्रश्नों में से कितना आंसर सही किए हैं, वो ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 11। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, यह आपको बताना है कि फुटबॉल के अंदर जो गोल पोस्ट होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, यह आपको बताना है। दोस्तों जो फुटबॉल की गोल पोस्ट होता है, इस गोल पोस्ट की जो ऊंचाई कितनी होती है, यह आपको बताना है कि इसकी जो ऊंचाई होती है ये वाली, ये ऊंचाई कितनी होती है, यह आपको बताना है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों आप ज़रूर ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आप RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर आप जुड़ सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई न पूछकर ऊंचाई के बारे में पूछा गया है, ये भी आपको बताना है। तो फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई, और प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.44 मीटर, यानी 2.44 मीटर गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.44 मीटर गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर अपना रहेगा 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों फीफा जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को मैनेज करने का काम करती है, वो उसका मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है कि फीफा का इंटरनेशनल फीफा से रिलेटेड जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, वो कहाँ है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात, लुसाने, ज्यूरिख और ब्रिटेन। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, यह आपको ध्यान रखना है। ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड अपने विचार जरूर बताइए कि आपको आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी, और आपको अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लासेज का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और दोस्तों जो प्रतिदिन की डेली अपनी जो क्लासेज सुबह 8 बजे होती है, वो कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट से रिलेटेड, अपनी कल की क्लासेज रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछी गई है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी है, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये फुटबॉल की गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है ये कितनी होती है, ये आपको बताना है। इससे पहले आपने फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई बता दी थी जो कि 2.44 मीटर होती थी, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 7.32 मीटर फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 7.32 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 7.32 मीटर फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रहेगा अपना प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, यहाँ पे ये पूछा गया है ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों जो यहाँ पे राष्ट्रीय विजेता है
राष्ट्रीय फुटबॉल की जो महिलाओं के विजेता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि महिला फुटबॉल प्रतियोगिता राष्ट्रीय विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेडी रतन टाटा कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और मर्डेका कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफियाँ हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ कि महिला फुटबॉल विश्व कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है वो बताना है यहाँ पे आपको। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों बेगम हजरत महल ट्रॉफी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के राष्ट्रीय विजेता को दी जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों बेगम हजरत महल ट्रॉफी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। और दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आज की फुटबॉल और एथलेटिक्स से रिलेटेड अपन ने प्रश्न उत्तरी डाली है। तो अब अपने जो प्रश्न स्टार्ट होंगे वो होंगे एथलेटिक्स से संबंधित। तो आप इन प्रश्नों का भी जवाब बड़ी सतर्कता से देते रहे। तो प्रश्न नंबर 15 और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, पेरी ओब्रायन तकनीक किस ओलंपिक में विकसित हुई, यह आपको बताना है कि पेरी ओब्रायन टेक्निक कौन से ओलंपिक में विकसित हुई, यानी फर्स्ट बार कौन से ओलंपिक में इसका यूज किया गया, यह आपको बताना है। तो पेरी ओब्रायन तकनीक किस ओलंपिक में विकसित हुई, यह आपको बताना है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेरी ओब्रायन तकनीक किस ओलंपिक से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में पेरी ओब्रायन टेक्निक का विकसित हुआ या प्रथम बार इसका उपयोग किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में पेरी ओब्रायन टेक्निक का प्रयोग किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा ना प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों अपना, पेरी ओब्रायन तकनीक किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। इससे पहले आपने प्रश्न में देखा था कि पेरी ओब्रायन टेक्निक का प्रथम बार किस ओलंपिक में प्रयोग किया गया था, 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि पेरी ओब्रायन टेक्निक किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। यहाँ पे जो टेक्निक है वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पेरी ओब्रायन टेक्निक फुटबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद और या शॉर्ट पुट किससे रिलेटेड रहेगी, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों ही। तो पेरी ओब्रायन टेक्निक का संबंध प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शॉर्ट पुट से संबंधित है, यानी गोला फेंक से संबंधित पेरी ओब्रायन टेक्निक रहेगी, जिसका विकास 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, फोर्स फ्री फ्लो तकनीक का विकास किस ओलंपिक में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये प्रश्न भी। तो फोर्स फ्री फ्लो टेक्निक, ये आपको ध्यान रखना है। तकनीक कौन सी है, फोर्स फ्री फ्लो तकनीक, इसका विकास या इसको पहली बार किस ओलंपिक में यूज किया गया, ये भी आपको बताना है। तो फोर्स फ्री फ्लो तकनीक का विकास किस ओलंपिक में हुआ, प्रश्न नंबर 17 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में फोर्स फ्री फ्लो टेक्निक का प्रयोग किया गया, यानी फर्स्ट बार 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में इसका विकास हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 18 अपना अगला प्रश्न रहेगा। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहे दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो इससे भी रिलेटेड आप अपने सुझाव देते रहे। और प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लासेज का आप फ़ायदा आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर जाकर आप अपनी तैयारी को शानदार और मजबूत बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको प्रत्येक क्लास मिलती रहेगी, तो आप प्रत्येक क्लास को फ़ायदा लेते रहिए और उसको क्लास को मिस करना ना भूले, यह भी आपको ध्यान रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18, फोर्स फ्री फ्लो तकनीक किस खेल से संबंधित है। फिर यहाँ पे ये पूछा गया है कि फोर्स फ्री फ्लो जो टेक्निक है वो किस खेल से संबंधित है। लेकिन अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था प्रश्न नंबर 17 में कि फोर्स फ्री फ्लो टेक्निक का विकास किस ओलंपिक में हुआ। तो इसका सही आंसर था दोस्तों 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में फोर्स फ्री फ्लो टेक्निक का उपयोग किया गया था। और इसमें पूछा गया कि ये फोर्स फ्री फ्लो टेक्निक किस खेल से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, फोर्स फ्री फ्लो टेक्निक ऊंची कूद यानी हाई जंप से रिलेटेड टेक्निक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊंची कूद से रिलेटेड रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 रहेगा, प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। यह आपको बताना है कि प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है।
दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे प्रश्न जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है, और अपन एथलेटिक्स से रिलेटेड अब तक दूसरी प्रश्नोत्तरी डाल रहे हैं, दूसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, और आगे भी 2-4 प्रश्नोत्तरी और लेकर एथलेटिक्स से रिलेटेड सभी फैक्ट क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे में आप ज़रूर शिद्दत के साथ प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का आप दिमाग में ऐसे फिट करते रहे ताकि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग ऊंची कूद, त्रिकूद, पोल वॉल्ट और लंबी कूद इनमें से किस में किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लंबी कूद का ये होता है अपना रनवे, और इसके अंदर ये अपना लैंडिंग एरिया होता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि जो लैंडिंग एरिया होता है ये वाला अपना, इसमें जो यहाँ पे जो टेको बोर्ड होता है उसके पास में लगा हुआ होता है प्लास्टिक इंडिकेटर, जो कि किस काम आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक इंडिकेटर फाउल चेक करने का काम आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक इंडिकेटर को फाउल चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, जो कि किससे रिलेटेड है? तो लंबी कूद से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 19, प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो सही आंसर रहेगा अपना लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, महिलाओं से संबंधित है बाधा दौड़ कौन सी है? महिलाओं से संबंधित बाधा दौड़ कौन सी है? यहाँ पे ये पूछा गया है दोस्तों कि महिलाओं से संबंधित बाधा दौड़ कौन सी है, ये आपको ये बताना है कि महिलाओं से संबंधित बाधा दौड़ कौन सी है। यानी महिलाओं से संबंधित बाधा दौड़ यानी हर्डल जंप या हर्डल रेस कौन सी है, यहाँ पे ये पूछा गया है। महिलाओं से संबंधित हर्डल रेस या बाधा दौड़ अपन बोलते हैं वो कौन सी है, ये बताना आपको। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का जवाब भी देना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है और हार्ड भी रहता है, लेकिन आपको प्रत्येक बाधा दौड़ से संबंधित फैक्ट याद होंगे तभी ऐसे प्रश्नों का आप जवाब निकाल पाते हैं। तो महिलाओं से संबंधित बाधा दौड़ यानी हर्डल जंप जो कौन कौन सा है तो वो आपको बताना है। तो इसमें 100 मीटर, 110 मीटर, 110, 400 मीटर, 100, 400 मीटर या उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 और 400 मीटर बाधा दौड़ महिलाओं से रिलेटेड होती है। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 और 400 मीटर बाधा दौड़ महिलाओं से संबंधित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहे, और जो आप प्रतिदिन क्लासों का जो स्नेह और प्यार देते वो आपका बहुत ही सराहनीय है दोस्तों, वो आपके काबिल तारीफ है कि और भी ज़्यादा मेहनत करने को प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ये आपको बताना है कि पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़, यहाँ पे ध्यान रखना है बाधा दौड़ पुरुषों की कितनी होती है? तो 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों की है, और इसमें बाधा की ऊंचाई यानी हर्डल की ऊंचाई पूछी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो हर्डल होता है इस हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है ये आपको बताना है। इस हर्डल की ऊंचाई यहाँ पे जो कितनी होती है वो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 21 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1.067 मीटर। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर, ये आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1.067 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है, यह आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है यानी स्टार्टिंग लाइन से जो फर्स्ट बाधा यानी हैडल मिलेगा वो कितनी दूरी पर मिलेगा, आपको ये बताना है। जो प्रथम बाधा की दूरी होती है वो स्टार्टिंग लाइन से कितनी होती है ये आपको बताना है दोस्तों, और इसका सही आंसर भी बहुत ही आसान तरीके से निकालना होगा। तो दोस्तों पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है यानी फर्स्ट हैडल कितनी दूरी पर मिलेगा आपको, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा 13.72 यानी 13.72 मीटर पर प्रथम बाधा मिलेगी, यह आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 13.72 मीटर पर पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा की दूरी 13.72 मीटर रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, महिलाओं की
महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की दूरी फिनिश लाइन से कितनी होती है, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों जो महिलाओं की 100 मीटर में बाधा दौड़ में जो अंतिम बाधा, यहाँ पे जो प्रथम बाधा नहीं पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे अंतिम बाधा पूछी गई है, उसकी दूरी फिनिश लाइन से कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की दूरी फिनिश लाइन से कितनी होती है, यानी जो अपन फिनिश लाइन करते हैं, फिनिश लाइन से अंतिम बाधा की दूरी कितनी होती है, यह आपको बताना है कि यहाँ पे जो फिनिश लाइन है इससे अंतिम बाधा की दूरी कितनी रहेगी, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा 10.5 मीटर, यानी 10.50 मीटर अंतिम बाधा की दूरी फिनिश लाइन से रहती है महिलाओं के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 10.50 मीटर अंतिम लाइन यानी फिनिश लाइन से बाधा की दूरी होती है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहें, ताकि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में देते हो। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को शेयर करते रहे। और लास्ट में आपने 30 में से कितने प्रश्नों का स्कोर अचीव कर पाए हैं वो भी आप शेयर करते रहे। चलो दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 रहेगा होप स्टेप जंप किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पूछा भी जा चुका है। होप स्टेप जंप, यहाँ पे 3 शब्द है, इसे किसे कहा जाता है ये आपको बताना है कि होप स्टेप जंप इनमें से किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 यानी पोल वाल्ट, गोला फेंक यानी यहाँ पे शॉर्ट पुट, तस्तरी फेंक यानी यहाँ डिस्कस थ्रो और ट्रिपल जंप यहाँ पे त्रिकूद, इसमें से कौन सा रहेगा ये आपको बताना है कि जो होप स्टेप जंप किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों त्रिकूद, जिसे अपन ट्रिपल जंप कहते हैं। तो ट्रिपल जंप से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल जंप से रिलेटेड कौन सा है, होप स्टेप जंप। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, महिलाओं के ट्रिपल जंप में टेक ऑफ बोर्ड की दूरी लैंडिंग एरिया से कितनी होती है, ये आपको बताना है कि महिलाओं के ट्रिपल जंप में टेक ऑफ बोर्ड की दूरी, यहाँ पे जो टेक ऑफ बोर्ड की दूरी पूछी गई है वो लैंडिंग एरिया से कितनी होती है, ये पूछी गई है कि दोस्तों यहाँ पे जो लैंडिंग एरिया होता है उससे कितनी दूरी पर महिलाओं का टेक ऑफ बोर्ड लगा हुआ होता है। दोस्तों मानिए ये अपना है रनवे और ये है अपना लैंडिंग एरिया, तो इस लैंडिंग एरिया से कितनी दूरी पर टेको बोर्ड महिलाओं का लगा हुआ होता है, यहाँ पे जो टेको बोर्ड लगा होता है वो कितनी दूरी से लगा होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों महिलाओं के ट्रिपल जंप में टेको बोर्ड की दूरी लैंडिंग एरिया से कितनी रहेगी। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 11 मीटर की दूरी पर टेको बोर्ड लगा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टेको बोर्ड की दूरी लैंडिंग एरिया से कितनी रहती है, तो वो 11 मीटर की दूरी पर टेको बोर्ड लगा रहता है, ये भी सही आंसर रहेगा दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का 11 मीटर। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 26। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आज के प्रश्न का लेवल कितना अच्छा है ये आप जरूर बताते रहे। प्रश्न नंबर 26, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है कि लंबी कूद के अंदर जो टेक ऑफ बोर्ड है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे चौड़ाई पूछी गई ना कि लंबाई पूछी गई है। तो लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26। तो लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का 20 सेंटीमीटर टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। और दोस्तों अपने लगभग प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने वाली, लेकिन आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तैयारी का भी मुझे पता लगता रहे। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करते हैं, ताकि मेरे को भी पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी शानदार चल रही है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इसमें जो रेस्पॉन्स आता है वो बिल्कुल पॉजिटिव यानी सही तरीके से आ रहा है कि उनकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। लंबी कूद में प्लास्टिक इंडिकेटर की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक इंडिकेटर की चौड़ाई कितनी होती है। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया था कि प्लास्टिक इंडिकेटर किस में यूज किया जाता है, तो वो लंबी कूद में यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक इंडिकेटर की चौड़ाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे कितनी रहेगी। तो दोस्तों प्लास्टिक इंडिकेटर की चौड़ाई, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का 10 सेंटीमीटर प्लास्टिक इंडिकेटर की चौड़ाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्रश्न नंबर
27 में आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक इंडिकेटर की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लास्टिक इंडिकेटर का यूज किस लिए किया जाता है, तो वो फाउल चेक करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, फाउल चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है। यह आपको बताना है कि पोल वॉल्ट में यानी बांस कूद के अंदर जो अपना पोल वॉल्ट होता है उसमें क्रॉस बार का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एपरेटस होते हैं दोनों एपरेटस के ऊपर वो क्रॉस बार यहाँ पे जो रखी हुई होती है उस क्रॉस बार का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना रहेगा और इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों 2.25 किलोग्राम क्रॉस बार का वजन पोल वोल्ट के अंदर होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.25 किलोग्राम, यानी 2.25 किलोग्राम पोल वोल्ट में क्रॉस बार का वजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट यानी 29 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से ऊंची कूद की तकनीक कौन सी नहीं है। ये आपको बताना है कि जो टेक्निक दी गई है उनमें से जो हाई जंप की टेक्निक कौन सी नहीं है। नहीं पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों कि ऊंची कूद की इनमें से तकनीक कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्सफुली फ्लो, सीजर, ग्राइडिंग और स्ट्रेडल है, ये आप में इनमें से 4 में से कौन सी टेक्निक हाई जंप से रिलेटेड नहीं रहेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें आपको ध्यान रखना है, इनमें से सही आंसर निकलेगा अपना ऊंची कूद की कौन सी टेक्निक नहीं रहेगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का ग्लाइडिंग टेक्निक ऊंची कूद से नहीं है, ये रहेगी शॉर्ट पुट से यानी गोला फेंक से रिलेटेड रहेगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी कि फोर्सफुली फ्लो, मैंने पहले भी बताया था कि फोर्सफुली फ्लो ऊंची कूद की टेक्निक है जो कौन से ओलंपिक में विकसित हुई थी, तो वो 1968 यानी कौन से ओलंपिक में हुई थी, ये आपको बताना है। तो 1968 के ओलंपिक में ये टेक्निक विकसित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन प्रश्न नंबर 29 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्लाइडिंग टेक्निक ऊंची कूद से रिलेटेड नहीं रहेगी। इसके अलावा फोर्सफुली फ्लो, सीजर और स्ट्रेडल तीनों टेक्निक ऊंची कूद यानी हाई जंप से रिलेटेड रहेगी। चले दोस्तों लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का अपना प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, पोल वॉल्ट में प्रत्येक सफल ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई की वृद्धि की जाती है। यह आपको बताना है कि पोल वॉल्ट के अंदर प्रत्येक सफल ऊंचाई यानी प्रत्येक ऊंचाई कूदने के बाद कितनी ऊंचाई में वृद्धि की जाती है क्रॉस बार में, यह आपको बताना है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एपरेटस होते हैं इन एपरेटस के ऊपर जो क्रॉस बार रखी होती है, एक बार अगर आपने इसको सही तरीके से बिना फाउल के क्लियर कर लिया, कूद गए, तो इसके बाद में कितनी ऊंचाई पर फिर से दोबारा इसको रखा जाएगा, ये आपको पूछा गया है। यानी पोल वॉल्ट में प्रत्येक सफल ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई की वृद्धि की जाती है। और दोस्तों इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो कल की प्रतिदिन जो अपनी डेली सुबह 8 बजे क्लासेज चलती है, वो कल अपनी 8 बजे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और वो रहेगी प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप प्रत्येक क्लास में जुड़ते रहें, यानी टूर्नामेंट से रिलेटेड अपन 2 से 3 क्लासेज लेंगे तो आप उसके अंदर कंप्लीट, आपको बता दूं कि एक भी फैक्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, टूर्नामेंट आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 30 और इसका आंसर रहेगा दोस्तों पोल वॉल्ट में प्रत्येक सफल ऊंचाई के बाद ऊंचाई की कितनी वृद्धि की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई प्रत्येक सफल ऊंचाई के बाद बढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार पर 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो भी आप ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहे, जवाब दिए और आपका स्कोर भी देते रहे। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में इतना ही, धन्यवाद।